नमस्कार सर, बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? रंगीला, आशीष, दिशा मौर्य, आप सही हैं मैम? हाँ, अभी ठीक हूं मैं। मनोरमा, एमडी फहम, एमडी फहम क्या लिखा हुआ है? विजेंद्र, सुनिधि कुमारी, धनीराज सिंह, सुजाता, सिंपी, शिल्पी, विशाल, जय भीम। अच्छा, आप यहाँ भी आ गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यारी, राधे राधे। हिंदी की कॉल्स, अच्छा हिंदी की क्लास, हिंदी की क्लास चल तो रही है मैम, ले तो रही है। कौन से बैच में नहीं चल रही है? धनीराज, धनीराम, ओके धनीराम, कमलेश, सतीश, कुमारी अन्नू वर्मा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हेमलता, प्रिया रावत, राधा गुप्ता, ओम प्रकाश, सुप्रभात, संगीता पाल, थैंक यू। जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आज ही हमारी आखिरी क्लास होगी। कल हम क्या करेंगे? हाँ, आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन ये है, थैंक यू लकी सिंह। और वो इन्फॉर्मेशन गाजीपुर या छोकरा। आज तो मैं ठीक हूँ, कल आपकी क्लास ऑफ की गई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब थी। शुरू कीजिए मैम, वंदना मिश्रा कह रही हैं। चलिए, आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कल आपका स्कोर बूस्टर टेस्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे, सारी बीमारियों के नाम पढ़ के आएंगे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है ये पढ़ के आएंगे, लक्षण क्या है ये भी जो आज आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, ये सारी चीजें पढ़ के आएंगे आप। अच्छा, यूपीएसआई में हिंदी की क्लास नहीं चल रही है, प्रिया रावत ऐसा कह रही हैं। ठीक है प्रिया रावत, आपकी बात को पहुंचा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बोला था कि बीमारियों के लक्षण और उनसे प्रभावित होने वाले अंग आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले हम टाइफाइड फीवर की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मोती झरा बोलते हैं। एकदम झक्कास बिंदास। चलिए आ जाते हैं। बड़ा सही लग रहा है जब ऐसे कमेंट आते हैं, एकदम झक्कास। सर्दियों में भी आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, सुबह उठते होंगे, फिर कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं, आप लोग उठते होंगे, फिर सुबह क्लास ले बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो भी कैलकुलर एक्टिविटीज़ करनी है करके पढ़ने बैठ जाते हैं। और फिर मुझे लगता है लगातार ऑनवर्ड 2-3 बजे तक तो आपकी क्लास चलती ही चलती होंगी, है ना? तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, लगे रहिएगा बस ऐसे ही। ये मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है, हम जो कर रहे होते हैं उसका इन रिवार्ड हमको मिलना ही मिलना है। ये प्रकृति का नियम है, हम जितना करेंगे, प्रकृति का नियम है, साइंटिफिक प्रूफ भी है। आप लोगों ने फिजिक्स में 3 लॉ पढ़े होंगे, है ना, न्यूटन्स लॉ, जिसमें से आखिरी नियम कहता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जितना आप काम करेंगे उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी।
जोश इज हाई। हेमलता विश्वकर्मा। चलो सबसे पहले हम टाइफाइड की बात कर लेते हैं, और आज हम पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछेंगे। क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? क्योंकि कल ऑफ दिया गया था आपको, कल का ऑफ था, और मुझे उम्मीद है कि बीमारियों के जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपको याद होंगे, किस सूक्ष्म जीव से कौन सी बीमारी हो रही थी। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टाइफाइड है, जिसको हिंदी में हम मोतीझरा बोलते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, हम लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, तथा इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी गई है, यह बीमारी छोटी आंत को प्रभावित करती है। जल्दी से बता दीजिएगा कि टाइफाइड फीवर कैसी बीमारी है, किससे हो रही थी? जीवाणु से हो रही थी, विषाणु से हो रही थी, या कवक से हो रही थी, या प्रोटोजोन से हो रही थी? 4 ऑप्शन भी आपके सामने रखे गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो टाइफाइड फीवर है वो किससे हो रहा था, किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से हो रहा था? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन या फंगस? सुजाता कह रही हैं बैक्टीरिया, और बाकी लोग लग रहा है नींद में चले गए हैं। जीवाणु से, बैक्टीरिया, विषाणु कौन है? कमलेश कह रहे हैं विषाणु से हो रही है। चलिए, आपको क्या बताया गया था? टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु जनित रोग है, और विषाणु वालों को छोड़ो यार, ऑनलाइन मामला है। चलो, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु वाले। चाय नहीं मिली क्या आज सुबह सुबह तुम लोगों को? जो विषाणु आंसर दे रहे हैं, वायरस आंसर दे रहे हैं, उनको लग रहा है चाय नहीं मिली है घर में। चलो, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का नाम क्या बताया था? साल्मोनेला टाइफी। क्या बताया था? साल्मोनेला टाइफी। दूसरी चीज क्या बताई थी? इससे तो ये बीमारी हो रही थी, लेकिन ये सूक्ष्मजीव मानव शरीर के संपर्क में कैसे आ रहा था, मानव शरीर के अंदर कैसे जा रहा था, किसके माध्यम से जा रहा था? कंटामिनेटेड फूड एंड बट दूषित जल और पानी से। अब क्या होगा? आप दूषित खाना खाएंगे, दूषित पानी पिएंगे, तो उस खाने और पानी के माध्यम से बैक्टीरिया कहाँ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप खाना खाएंगे, खाने को आप निगलेंगे, ग्रासनली आमाशय, और आमाशय से कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा। ये किसको अफेक्ट करेगा? छोटी आंत को अफेक्ट करेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। टाइफाइड की अगर हम बात करें, हाँ चलिए कोई नहीं, इतना ही काफी है। चलो, साल्मोनेला टाइफी है ना, रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे एक तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड यानी कि मोतीझरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप क्या बताएंगे? छोटी आंत, ठीक है, याद रखिए, केवल आंत नहीं, छोटी आंत। शुरुआती लक्षणों में क्या होता है? स्टार्टिंग में अगर मान लो ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर गया तो हल्का फुल्का बुखार आता है, पेट दर्द होता है, ठीक है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। लेकिन अगर ये सीवियर केसेस में जाता है, ये सीवियर केसेस में जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा, जैसे किसी को बहुत दिन हो गए टाइफाइड। अच्छा, आपने देखा है टाइफाइड में बहुत नॉर्मल फीवर होता है, ऐसा नहीं आपको बहुत तेज बुखार है, कप कपी लग जाए, आप एकदम ऐसे, मतलब है ना, आपने देखा है नॉर्मल लोगों को टाइफाइड बना रहता है, हल्का हल्का बुखार आता है अंदर अंदर से, और अंदर से वो आपको क्या करने लगता है? कमजोर करने लगता है, जिसमें कभी कभार आपको सर दर्द हो जाता है, कभी कभार पेट दर्द। टाइफाइड फीवर में पेट दर्द क्यों होता है? उसके पीछे का कारण यही है कि ये बैक्टीरिया कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो वहाँ पे क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, ऐंठन होती है, दर्द होता है। सामान्यतः जो लक्षण हैं वो यही हैं कि इसमें बुखार आता है, पेट दर्द होता है और सर दर्द होता है। अच्छा, इसमें जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आप देखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टाइफाइड फीवर में क्या होता है? इसका बहुत टेम्परेचर होता है, 39 हो जाता है। कितना हो जाता है? 39 हो जाता है। तभी टाइफाइड में हल्का फुल्का फीवर आता है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आता है। नहीं, डिजीज की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने सारे डिजीज के नाम बताए थे, और कौन सी डिजीज से कौन सी डिजीज कौन से सूक्ष्मजीव से हो रही है ये बता चुके हैं। चलो, आगे अगर हम आएंगे तो हम कॉलेरा देखेंगे, और जल्दी से फिर से हमें कमेंट करके बताइएगा कि कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये हम आपको बता रहे हैं। कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिसको हिंदी में हम हैजा बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का नाम कृपया करके बताएं आप लोग, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है। कोलेरा एक जीवाणु से होने वाला रोग है, उस जीवाणु का नाम आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और क्या बताया था? कॉलेरा
का जो जीवाणु है वो भी किस माध्यम से शरीर के अंदर जा रहा था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। आपने देखा था, आपने देखा होगा कि कोलेरा हैजा जो होता है उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मियों में ही होता है। गुड, सुजाता का आंसर आ गया है। और मैं रीड नहीं करूंगी इसलिए कि मैं बाकी बच्चों का भी आंसर देखना चाह रही हूँ। हाँ, हैजा है। चलो, आपने देखा है हैजा जैसी बीमारी जो होती है वो मोस्टली गर्मियों में होती है। मैम गर्मियों में क्यों होती है? गर्मियों में मक्खियाँ ज़्यादा भिनभिनाती रहती हैं, है ना, मक्खियाँ बहुत होती हैं। अभी मक्खियाँ क्या करती हैं, जाके कहीं फीकल मैटर पे बैठती हैं, डंग पे बैठती हैं, कहीं भी बैठ जाती हैं, वही आके फिर खाने पे बैठ जाती हैं, खाने को दूषित करती हैं। अब गंदा खाना वो कहीं भी जाके बैठती हैं, उनके पैरों में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया वैक्टीरिया स्टिक रहते हैं, जाके खाने पे बैठ जाती हैं, खाने को गंदा करती हैं, बैक्टीरिया को वहाँ छोड़ती हैं और वो खाना हम खा लेते हैं। बढ़िया, ठीक है। हाँ, आराम से कोई कहीं नाली नाली के नीचे से नाली निकली हुई है, ऊपर पानी बतासे का ठेला लगाए खड़ा हुआ है आराम से, बस वहीं मक्खियाँ मस्त आराम से नाली से नहा धो के आ रही हैं, पानी में डूब रही हैं, फुल्की पे बैठ रही हैं। हम जाके मस्त चाव के साथ फुल्की खाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो फिर क्या होगा, हैजा नहीं होगा तो क्या होगा, मोमोज कहीं लगा है ऐसे, पीछे से नाली बह रही है, आगे उसने अपना दुकान लगा लिया मोमोज का, मक्खियाँ आके बढ़िया मोमोज का स्वाद लेके जा रही हैं और बचा हुआ जो है वो आप खा ले रहे हैं। हाँ, तो हाइजेनिक का विशेष ध्यान रखें, है ना, कहीं भी ऐसे ही किसी चीज़ को ना खाएं, पहले देखें कि वो प्रॉपर तरीके से है, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था अच्छी है या नहीं है। खाना है, खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। चलो, कोलेरा में क्या होता है पतला मल आने लगता है, यानी कि फीकल मैटर मैटर जो है वो बहुत ही पतला आने लगता है और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको बार बार क्या करने जाना पड़ता है, मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, उल्टी होने लगती है, एक साथ ही ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब एक साथ आपको वॉमिटिंग होगी, ठीक है, पतला मल आएगा, तो फिर क्या होगा, आपको प्यास प्यास बढ़ने लगेगी, है ना। अब बार बार वॉमिटिंग, बार बार फीकल मैटर मैटर रिलीज करना, यानी कि मल त्याग, उसमें क्या होगा, वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो आपको क्या लगेगी बेटा, प्यास लगेगी, बेचैनी भी होगी, ठीक है, क्या होगा, रेस्टलेसनेस भी, बेचैनी होगी। अब ये सब कुछ हो रहा होगा तो शरीर में क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। अच्छा, आपने देखा है नॉर्मल हैजा वैजा होता है तो क्या किया जाता है, अगर मान लो किसी को एक साथ वॉमिटिंग या फिर फीकल मैटर बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो ले जाते हैं हॉस्पिटल, एक ग्लूकोज की बोतल लगाई, सब कुछ नॉर्मल, चलो ठीक है आ जाओ वापस। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जब आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आएगी, बार बार पानी रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है, शरीर के बाहर, और तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। दूसरा, आपके इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाते हैं, जो कि ग्लूकोज या फिर नॉर्मल सलाइन वाटर आपको दे दिया जाता है, बोतल लगा दी जाती है, उससे सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। या फिर आपसे कहा जाता है बार बार नींबू पानी पियो, नींबू पानी पियो, नमक ऐड करो, चीनी ऐड करो, है ना, ये सारी चीज़ें। ये आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, DSR वाला जो घोल क्या आता है, ORS जो आता है ना, वो आपको दे दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ से मिल जाते हैं ORS से, और कहा जाता है पानी में घोल घोल के पियो ORS, हैजा वैजा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉल्स भी लेते हैं। इलेक्ट्रॉल्स तो लोग नॉर्मली गर्मियों में लेते हैं, मैं भी कभी कभार ले लेती थी, उससे थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं हम। नहीं नहीं, सुजाता खाना है, नहीं तो धंधा बंद हो जाए लोगों का, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना, ठीक ठाक जगह से खाना है, बस ये है। सिम्टम्स आप देख ही चुके हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो हम प्लेग की बात कर लेंगे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। क्या कोई हमें प्लेग का कॉजेटिव एजेंट बता सकता है? हाँ, इनो, इनो तो एसिडिटी में लेते हैं मोस्टली, जब गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम होती है तो। क्या कोई हमें प्लेग, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, हाँ, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म जो मतलब क्या कहें, मोनोमर जो है जिससे मिलके कार्बोहाइड्रेट बने हैं, वो क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है धीरे धीरे, तब जाके वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है, तब जाके उसका अवशोषण होता है, तब जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है, और तब जाके वो क्या करता है, एनर्जी का रिलीज करता है। हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेंगे, कोई डाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, ग्लूकोज सीधा इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहां से एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होकर कोशिका तक पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक, और क्या हो जाएगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज, जो कि काली मौत कहा जाता है। हाँ, प्लेग को, प्लेग का पॉजिटिव एजेंट जरा बताइएगा। नहीं, चेचक नहीं, प्लेग चेचक नहीं है अमलता, चेचक अलग है।
गुड, सुजाता आंसर दे रही हैं यर्सीनिया पेस्टिस। गुड, यर्सीनिया पेस्टिस। ऐसे आप 2-4 बार लिखेंगे तभी तो कहते हैं कि बाद में लिखो बैठ के, है ना, बाद में लिखो बैठ के, लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है। 2-4 बार आप लिखेंगे, 2-4 बार आप बोलेंगे, 2-4 बार मैं बुलवा लूंगी, आपको याद हो जाएंगे। चलो, जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है, अक्सर हमारी लसिका ग्रंथियां तथा फेफड़े में होता है। लसिका ग्रंथियां और क्या होता है, फेफड़े अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से यह बैक्टीरिया है जो कि मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैल रहा था, जब हमने फैलने की बात की थी तो हमने क्या देखा था, रैट फ्लाइज के माध्यम से फैल रहा था। चूहों के जो पिस्सू थे उनसे फैल रहा था। चूहों के पिस्सू मतलब क्या है, जैसे आपके बालों में लाइस हो जाते हैं, ठीक है, जानवरों में टिक्स हो जाते हैं, उसी तरह से चूहों पे क्या थे, छोटे छोटे फ्लाइज थे जो इस बीमारी को फैलाने का काम कर रहे थे। अच्छा, इसमें शुरुआत में आप अगर प्लेग में देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हमें नॉर्मल सिम्टम्स पढ़ने हैं, सामान्य लक्षण पढ़ने हैं प्लेग के। ओके ओके। अच्छा, मतलब आप लोग भाई बहुत सही वो फंडा यूज कर रहे हैं। हाँ, क्लिनिटिक्स। चलो, सामान्य लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो प्लेग में क्या होता है, बुखार आता है। बुखार तो हर बीमारी का लक्षण हो सकता है। क्यों हो सकता है, शरीर के अंदर कोई सूक्ष्म जीव जाएगा, सूक्ष्म जीव जाएगा तो शरीर की प्रतिरक्षा रिस्पॉन्स करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। अब प्रतिक्रिया करेगी, शरीर के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो एंटीबॉडी बनना हो या किसी भी तरह की प्रतिक्रिया हो, तो क्या हो जाता है, शरीर का तापमान हल्का सा बढ़ जाता है। किसी भी बीमारी का देख लीजिए, सामान्य लक्षण है तापमान बढ़ना शरीर का। कोविड-19 जब आया था, वैक्सीनेशन हो रहा था, वैक्सीनेशन होने के बाद लोगों को फीवर आ रहा था, ढंग का फीवर आ रहा था, है ना, तो लोग ये कह रहे थे जिसको बुखार आ रहा है उसका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल है, जिसको नहीं आ रहा उसका सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, होता यह है कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो आपके शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ना, जिसको हम सामान्य भाषा में बुखार कहते हैं, वो एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि सुरक्षा प्रतिक्रिया है। ठीक है, वो क्या है, एक सुरक्षा प्रतिक्रिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है तो कभी कभार आप ये सोच लो कि हमारी बॉडी हमें किसी से बचा रही है ना, हमारा शरीर जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमें किसी से बचाने का काम कर रहा है, इसीलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ, जरा सा आपको अपना शरीर गर्म लगा, अरे लाओ भाई पीसीएम दो, डोलो दो, खाने दो, हटाओ, बुखार आ गया, बुखार आ गया, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। नॉर्मल अगर बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है तो आपको वेट करना है, क्या पता आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा है वो आपको किसी बीमारी से बचाने का काम कर रही हो, इसलिए आपके शरीर का तापमान जो है वो हल्का सा बढ़ गया है। अब अगर आप मेडिसिन ले लोगे, मान लो जरा सा भी आपको अपना शरीर गर्म लगा, आपने तुरंत मेडिसिन ले ली, तो आप क्या करोगे, अपनी प्रतिरक्षा को सप्रेस कर दोगे। तो बुखार तो चलो ठीक हो गया, टेम्परेचर तो आपका नॉर्मल हो गया, लेकिन जो बीमारी जिसके लिए आपकी प्रतिरक्षा काम कर रही थी वो बीमारी आपको हो जाएगी। वापस आ जाते हैं एक बार, ठीक है। ठंड लगेगी, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी, सिर दर्द होगा, तेजी से दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, खांसी और सांस लेने में कठिनाई, उल्टी और दस्त। आप देख पा रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं कि जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जैसे कि अगर मान लो आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, बीटिंग बहुत तेजी से हो गई है, और जहाँ पे ये शब्द आ जाए ना कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत मतलब घातक बीमारी है ना। सांस लेने में दिक्कत मतलब घातक बीमारी है। हमारे गांव की भाषा में एक चीज बोली जाती है, किसी की सांसें रुकना मतलब वो गया, है ना, किसी की सांसें रुकना मतलब वो इंसान गया। अब वो सांसों में ही दिक्कत आ रही है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तो इतने सारे सिम्टम्स के चलते इंसान, आप देखते हैं नॉर्मली अगर हम हैजा की बात कर लें तो नॉर्मली हैजा में क्या होता है बेटा, उल्टी और दस्त ही होते हैं। हैजा बीमारी अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उल्टी और दस्त होते हैं, उतने में इंसान की हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट आप बैलेंस करेंगे, या फिर आप जो ब्रीदिंग रेट है उसको मेंटेन करेंगे, या फिर आप जो हमारी बीटिंग है उसको मेंटेन करेंगे। आप किस किन चीज़ों को मेंटेन करेंगे, एक साथ सारी चीज़ों को रोक पाना संभव नहीं था। इसीलिए जब ये प्लेग जैसी बीमारी आई थी उस समय बहुत ये महामारी की तरह फैल गई थी, उसके पीछे का कारण यही है, इतने सारे लक्षण एक साथ आ जा रहे थे किसी भी इंसान में, जैसे कि एड्स में होता है, किस में होता है, एड्स में। इसीलिए जब ये बीमारी आई थी उस समय ये बीमारी बिल्कुल महामारी की तरह फैली थी, और तभी हमने इसको क्या नाम दिया था, काली डेथ नाम दिया था। अरे यार क्या करती हूँ मैं भी, काली डेथ यानी कि काली मौत बोला था, ब्लैक डेथ बोला था। गुड मॉर्निंग नेहा कुमारी, कोई बात नहीं, आपकी एंट्री है क्लास में, ऑनलाइन क्लास है तो आप जब चाहें तब आ सकते हैं।
आत्मा का परमात्मा से मिलन। ओ, हेमलता जी कह रही हैं कि लगता है इंजीनियर से डॉक्टर बन जाओगे। वो उसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे आप यहाँ से। अगला आ जाता है हमारा लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। चलिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम है बैक्टीरिया का। ओ सिट, यही पूछना था जो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, जो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। लेप्रोसी कैसा रोग है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कवक जनित है, या फिर प्रोटोजोआ जनित है? जल्दी से बता दीजिएगा। ओके, अनु वर्मा कह रही है मैम आई एम कमिंग। यस कमिंग। चलो जल्दी से बता दो, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। चलो, सुजाता कह रही है बैक्टीरिया जीवाणु, गुड। इसमें क्या होता है? इस रोग में त्वचा क्षति होती है, ये तो जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग, जिसको हम अपनी अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो कोढ़ बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपकी स्किन डैमेज होने लगती है और स्किन के नीचे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं, वो भी क्या होने लगती हैं बेटा? क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, है ना। ऐसे मतलब घाव सा बन जाता है। मैंने देखा देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वैसे नहीं देखा है, लेकिन पढ़ा है, और उसमें जो देखा है वो बता रही हूँ कि उसमें क्या होता है, स्किन डैमेज होने लगती है, बहुत गंदी तरीके से घाव बन जाते हैं। पहले तो स्किन रुखी रुखी हो जाएगी, वाइट वाइट से हो जाएगी, फिर उस पर क्या होने लगता है, घाव होने लगते हैं स्किन पे। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। मांसपेशियां क्या होने लगती हैं? कमजोर होने लगती हैं। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। मांसपेशियों की कमजोरी, हाथ और पैरों का सुन्न होना, मतलब सेंसेशन खत्म हो जाता है। नॉर्मली आपके हाथ और पैरों में किसी भी तरह का सेंसेशन नहीं होता है, कोई भी चीज़ लग जाती है। अभी क्या है, हम जरा सा यहाँ पे टिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, तो हमको क्या होता है, सेंसेशन होता है, हमको फील होता है। कुष्ठ रोग में क्या होता है, सेंसेशन खत्म हो जाता है हाथों और पैरों का, ठीक है। इस रोग के दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, त्वचा और नसों पे हमला होता है। त्वचा होगा यहाँ पे बेटा, त्वचा। अरे, इसको आप ऐसे ओआ बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, त्वचा लिखा हुआ है। ऑटो मैं इसको काट के दोबारा लिख देती हूँ, दैट इज त्वचा। ओके, त्वचा विकृत हो जाती है। विकृत होने का मतलब क्या है, डैमेज हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जैसे नॉर्मल कभी आपको घाव होता है, कुष्ठ रोग में वैसे ही पूरी बॉडी पे होने लगते हैं घाव जैसे। हाँ, कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज का सबका ट्रीटमेंट है, लेप्रोसी का भी ट्रीटमेंट है। चलो आगे अगर हम आ जाएंगे तो हम मलेरिया की बात कर लेंगे भाई। किसकी बात कर लेंगे, मलेरिया की बात कर लेंगे। चलो आ जाते हैं बेटा। मलेरिया जो है वो प्लेज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है। आपको याद है मलेरिया क्या बताया था, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बताई थी। ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। फैल किसके माध्यम से रहा था, होने वाली तो प्लेज्मोडियम से है, प्लेज्मोडियम से होती है, लेकिन किसके माध्यम से ये प्रोटोजोआ मानव शरीर के अंदर जाता है? माध्यम क्या बताया था आपको, मादा, एनोफ्लीज, मॉस्किटो, मच्छर? नहीं, नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं है बेटा, इसमें हम दो तीन चैप्टर कवर कर चुके हैं। हिमलता कह रही है फर्स्ट क्लास है। चलो आ जाओ। ठीक है, किससे होता है, प्लेज्मोडियम से होता है। अच्छा, ये प्लेज्मोडियम की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे हम लोगों की बहुत सारी स्टेजेज होती हैं। पहले हम छोटे होते हैं, जिसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं, बचपन, जो कि बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे हम क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था को, हाँ, फिर हम वयस्क अवस्था में आते हैं। फिर धीरे धीरे हम उससे बुढ़ापे से और वयस्क के बीच वाली अवस्था जो भी होती हो उसमें आते हैं। जो जब मेरा गृहस्थ जीवन होता है, जब हम जिम्मेदारियों के, है ना, जिम्मेदारियां उठा रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम बुढ़ापे में चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी लास्ट फेज होती है कि राम राम करते करते हम निकल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लेज्मोडियम की बहुत सारी स्टेजेज होती हैं। तो कौन सी स्टेज है जो मानव शरीर के अंदर जाके उसको अफेक्ट करती है और बीमारी अपना प्रभाव दर्शाती है, कौन सी अवस्था है, ये पूछा जाता है बेटा। स्पोरोजोइट अवस्था है,
किसकी? प्लेज्मोडियम की। प्लेज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोन है जो कि मलेरिया जैसी बीमारी को कॉज करता है। कौन सी अवस्था होती है इसकी? स्पोरोजोइट अवस्था होती है। मलेरिया में होता क्या है? प्लीहा, जो आपका स्प्लीन होता है वो अफेक्टेड होता है। देखो, मलेरिया में आपको क्या होता है? सर्दी लगती है। किस वजह से लगती है? ये प्लेज्मोडियम जब हमारी रेड ब्लड सेल्स को बस्ट कर रहा होता है, तोड़फोड़ कर रहा होता है उनमें, तो उस समय एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम हीमोजॉइन बोलते हैं। इस हीमोजॉइन पदार्थ की वजह से, सब्सटेंस की वजह से सीवरिंग होती है, सर्दी लगती है, ठीक है, कंपन होता है। फिर बुढ़े हो जाते हैं और फिर मामला खत्म हो जाता है। हाँ, यही है। अब इसका तो नेहा कुमारी कह रही है मरने के बाद राम राम सत्य क्यों बोला जाता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं पता करके आऊंगी तब बताऊंगी आके, अभी तो मेरे को पता नहीं है। चलो आगे चला जाए बेटा, आगे चलेंगे। तो मलेरिया की दवा एक कुनैन से बनती है जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया की जो दवा होती है कुनैन, वो किससे मिलती है हमें? सिनकोना नाम का एक पौधा होता है, उसके बार्क से, उसकी छाल से मिलती है। ये भी आपको, हाँ, हेमलता बताएंगे। बताइए बताइए। चलो, किससे मिलती है बेटा? ये आपको याद रखना है, सिनकोना है ना, सिनकोना ट्री है जिसके बार्क से हमें, उसकी बार्क को हम निकालते हैं, सिनकोना पौधे की छाल को हम निकालते हैं और उससे हम कुनैन बनाते हैं जो कि मलेरिया में काम आती है, ठीक है, मलेरिया की दवा है। अगला हमारा आ जाता है जो कि स्लीपिंग सिकनेस है, निद्रालु रोग है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। क्या करती है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है यह रोग। लक्षण क्या है? अच्छा, जल्दी से ये बता दो, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोन है, या फंगल है, या हेलमेंट्स है? जल्दी से कमेंट करके ये बताओ। वो छोड़ो, उसको छोड़ो। ओहो। चलो जल्दी से बताओ, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है, या फिर कवक से होने वाली बीमारी है? अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग में होता है, जब भी हम किसी नए टीचर से पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करने में समय लगता है। चलो जल्दी बताओ। और मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी ने भी रिवीजन नहीं किया है, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? जीवाणु जनित रोग कह रही हैं मनोरमा लाड, मनोरमा जी, और सुजाता प्रोटोजोन, गुड। हाँ, निद्रा रोग तो है, वो किसी मक्खी से फैलता है, ये भी सही है, लेकिन ये प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। कैसी डिजीज है? प्रोटोजोन। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ट्रिपेनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ है जो क्या करता है, मानव शरीर में सीसी मक्खी के माध्यम से जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जहाँ से हमारी स्लीपिंग वेकिंग साइकिल, रिदमिक साइकिल कंट्रोल होती है, ठीक है। ये हमारी सारी साइकिल जो कि हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, जिससे हमारी स्लीपिंग और वेकिंग साइकिल अफेक्ट होती है। और ये ट्रिपेनोसोमा जिस मानव शरीर के अंदर जाता है, जब उसकी रिदमिक साइकिल अफेक्ट होती है तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सोने लगता है, नींद बहुत आती है उसको, है ना। अच्छा, कोई मूवी वगैरह आपने ऐसी देखी हो जिसमें, मैंने एक साउथ की मूवी देखी थी जिसमें ऐसा होता है। अच्छा, ये बहुत रेयर बीमारी है, बहुत रेयर बीमारी है ना। इसमें होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंसान क्या होता है, सोता रहता है, मतलब एक तरह से अनकॉन्शियस सा हो जाता है। अच्छा, सोते समय आपको चीज़ों का एहसास नहीं होता है ना, आप कॉन्शियस फेज में नहीं होते हैं, आपकी चेतना जागृत नहीं रहती है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है। जब आप सोते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो एक तरह से, अच्छा, तंत्रिका तंत्र वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको हम अनकॉन्शियस ही बोलेंगे, वहाँ पे चेतना काम करना बंद कर जाती है। जैसे कि आपका कोमा में जाना, है ना, जब आप कोमा में जाते हैं तो क्या होता है, आपकी चेतना काम नहीं करती, आपको समझ नहीं आ रहा होता है आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे ही सोने में भी ऑलमोस्ट वही होता है ना। अगर आप डीप स्लीप सो रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है। तो ट्रिपेनोसोमा जो कि बहुत ही घातक प्रोटोजोआ है, जब ये मानव शरीर के अंदर जाता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से क्या होता है, जो रिदमिक साइकिल है, सोने जागने का जो समय है वो खराब हो जाता है और ज़्यादातर व्यक्ति क्या होता है, सोता रहता है, सोता रहता है। मैंने एक साउथ की मूवी देखी थी, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा था, जिसमें
उस पर्सन को ये बीमारी थी। अच्छा, ये बहुत कम बीमारियां होती हैं नॉर्मली। तो अगर कहो तो अभी भाई 2-4 कमेंट आ जाएंगे, मैम मेरे को भी ये बीमारी है, मुझे नींद बहुत आती है, मुझे नींद बहुत आती है। नींद बहुत आना एक अलग चीज़ है। आपने देखा है, अगर आप इज्जत से सोना भी चाहेंगे ना, तो आप 10 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाएंगे, कितना भी आप सोना चाहें। वो अलग बात है, आप पड़े रहे आलस में, आपकी आंखें बंद रहे, लेकिन आप डीप स्लीप की अगर बात करेंगे तो अच्छी वाली नींद की बात करेंगे तो 8 घंटे आपको आएगी, उससे ज़्यादा आपको नींद नहीं आएगी। बाकी जो नींद होती है वो ज़बरदस्ती वाली होती है ना। अफ्रीकन निद्रालु रोग भी कहते हैं, गुड। इसी को बेटा अफ्रीकन निद्रालु रोग बोलते हैं। हाँ हाँ, तो नॉर्मली अगर हम इज्जत से सोना चाहें तो मैं 8 घंटे ही डीप स्लीप आती है, उसके बाद तो हम जबरदस्ती पड़े रहते हैं, काम ना करना पड़े, पढ़ना ना पड़े। चलो, अगला हमारा आ जाता है फाइलेरियासिस, जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक रियल केस देखा था एलिफेंटियासिस का, हाथी पाँव का। इसमें क्या होता है, जो लोअर ऑर्गन है जैसे कि पाँव है या फिर जो जेनेटल ऑर्गन है वो बहुत हैवी हो जाते हैं, सूज जाते हैं। मसल्स मसल्स के साथ साथ आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है, आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। जो पैर है, जो जेनिटल ऑर्गन है वो बहुत हैवी हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये डिजीज लोअर ऑर्गन के लिए है, पैरों में ही अफेक्टेड होती है। अच्छा, फाइलेरियासिस कैसा रोग है, कृमि हेलमिन्स डिजीज है, प्रोटोजोन्स है, बैक्टीरियल है, वायरस है या फंगल है, कौन सी बीमारी है। एलिफेंटियासिस भी इसी को बोलते हैं, हाथी पाँव हिंदी में लिखा है क्या, एलिफेंटियासिस। चलिए आगे हम टीवी की बात कर लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की बात कर लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस को बेटा हम सूक्ष्मा नहीं, ये यक्षमा होगा, ठीक है। क्या है ये, यक्षमा। यक्षमा या क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी ट्यूबरक्लोसिस को हम क्या कहते हैं, यक्षमा कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं। इससे होता क्या है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसका इलाज है प्रॉपर, 6 महीने साल भर। काली खांसी, हाँ काली खांसी, पर्टूसिस जिसको हम बोलते हैं, बताएंगे काली खांसी के बारे में। पर्टूसिस जिसको हम बोलते हैं। चलो बता देंगे अभी, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, पीछे भी आपको बताया गया था। इससे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जीवाणु है जिससे ये रोग होता है, और ये लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स को डैमेज करने लगता है। खांसी आती है बहुत ज़्यादा, जब लंग्स आपके डैमेज होंगे, प्रॉपर एयर एक्सचेंज जब नहीं हो पाता ना, तभी हमें खांसी वांसी जैसी बीमारी आती हैं। तो आपने देखा है टीबी वाले मरीज मोस्टली खांसते रहते हैं, ठीक है। इलाज भी है बेटा, 6 महीने। अगर आपको इनिशियल फेज में है ये इन्फेक्शन तो 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है, और अगर सीवियर केसेस है तो साल 2 साल तक आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके बाद अगर आप प्रॉपरली ले लेते हैं तो क्योर हो जाती है बीमारी। बच्चों में इसके लिए एक वैक्सीनेशन होता है जिसका नाम है बेटा BCG, और वयस्क में इसका डायरेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट होता है। डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि हाँ फला इंसान जो कि एडल्ट फेज में है, अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस हुई है तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद क्या कर देते हैं, उसका इलाज शुरू कर देते हैं। मुझे टीवी भी नहीं है, कोल्ड हुआ है इसलिए खांसी आ रही है। हम्म, अच्छा अच्छा, ओके, आपकी पहली क्लास है ये, हाँ कोई बात नहीं मनोरमा जी, अरे हेमलता कोई बात नहीं। अब मुझे खांसी आ रही है, मुझे टीबी भी नहीं है ना, कोल्ड हुआ है। चलो वापस आ जाओ, ये क्या लिखा है, निमोनिया, PNE, ठीक है, एन है ये। निमोनिया में क्या होता है, देखो कोल्ड है, कोल्ड में आपका नेजल चैम्बर, जुकाम जो होता है नॉर्मल जुकाम, उसमें आपके नेजल चैम्बर, ठीक है, जो नेजल चैम्बर जो नासा गुहा होती है वो प्रभावित होती है। निमोनिया में आपके लंग्स यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों के अंदर अगर आप देखेंगे, फेफड़ों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे चैम्बर बने रहते हैं, ठीक है, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है।
इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं, जिसके माध्यम से ज़्यादा एयर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा O2 का एब्जॉर्प्शन किया जा सके और CO2 को बाहर निकाला जा सके। तो ये जो एल्वियोलाई हैं, मान लो ये लंग्स है, बहुत अच्छा डायग्राम। भाई क्या हो गया डायग्राम बनाने के चक्कर में? चलो एक बढ़िया सा डायग्राम कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे लंग्स का डायग्राम बनाऊं। यार लंग्स का डायग्राम ही भूल गई हूँ। चलो मान लो, सपोज करो ये आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है। अब इस लंग्स में क्या होगा, इस तरह से फेफड़े रहते हैं ना दोनों साइड, ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। इस लंग्स में पहले तो बहुत सारी इस तरह की ब्रांचेज आपको दिखेंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्यूल्स बोलेंगे। ये ट्रैक्यूल्स क्या करेंगे, लास्ट में जाके ऐसी ऐसी संरचना बना लेते हैं। कुछ आपने देखा होगा है ना, लंग्स का डायग्राम अगर देखा होगा तो। सपोज करो, चलो ये बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्या कर लिया है, एक रफ डायग्राम बना लिया है हमने। हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इस लंग्स के बाहर अगर आप देखेंगे तो एक परत और होती है, एक कवरिंग और होती है, ठीक है। लंग्स में दोहरी परत होती है, एक बाहर वाली परत, एक अंदर वाली परत। इन दोनों परतों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। निमोनिया में क्या होता है, ये फ्लूइड इस लेयर से होके अंदर आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, और लंग्स में फ्लूइड भर जाता है। लंग्स में क्या होता है? फ्लूइड भर जाता है, प्लूरल फ्लूइड भर जाता है, और बाहर से भी क्या होता है? फ्लूइड अंदर चला जाता है। लंग्स में बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, जिससे आपने देखा ना, जब निमोनिया होती है तो छोटे बच्चों को मोस्टली निमोनिया होती है, तो जब वो सांस लेते हैं तो एक अजीब तरह की वॉइस आती है, ऐसा लगता है जैसे पानी, मतलब आर यू रिलेट, मतलब तुम रिलेट कर पा रहे हो क्या इस चीज़ को, कि कैसी आवाज़ आती है जब छोटे बच्चों को निमोनिया होती है, तो उनकी ब्रीदिंग में किस तरह का साउंड क्रिएट होता है? तरल पदार्थ, हाँ। चलो, क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, निमोनिया मुझे लगता है मैंने बैक्टीरियल डिजीज में आपको पहले नहीं बताया है। चलिए कोई नहीं, जो बैक्टीरियल डिजीज छूटी हैं वो यहाँ कवर होंगी, ठीक है। क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसमें फेफड़े जाम हो जाते हैं। क्यों जाम हो जाते हैं बेटा? फ्लूइड इनके अंदर जाने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है? इनके अंदर फ्लूइड चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो फेफड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं? ब्लॉक्ड हो जाते हैं। निमोनिया में लंग्स अफेक्टेड होता है, कोल्ड में केवल नेजल चैम्बर अफेक्टेड होते हैं, जो आपको केवल जुकाम होता है। हैजा हम पहले ही बात कर चुके हैं पीछे। हैजा में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही थी, लेकिन इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंत है। क्या है? आंत है। हैजा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, उसके सिम्टम्स बताए जा चुके हैं आपको। अफेक्टेड ऑर्गन यहाँ पे लिखा है, हो सकता है ऊपर छूट गया हो। चलो एड्स की बात कर लेते हैं। एड्स जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है, जल्दी से बता दीजिएगा कि एड्स किससे हो रहा था और कैसे फैल रहा था? एड्स कॉजेटिव एजेंट बता दीजिएगा और बैक्टर बता दीजिएगा। बैक्टर नहीं कह सकते हैं, हाँ माध्यम बता दीजिएगा, किसके माध्यम से फैल रहा था, स्प्रेड कैसे हो रहा था। दोनों ही चीजें जाननी है मुझे। हाँ, टीबी में जब खांसते हैं या जब कफ बाहर आता है तो उसके साथ में हल्की सी ब्लीडिंग भी होने लगती है। HIV से होता है, फैलता किसके माध्यम से है ये भी बता दीजिएगा, फैलता किसके माध्यम से है। चलो, इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, अरे सही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। क्षमता लिख दिया, क्षमता कम हो जाती है। इसमें WBC की जो T कोशिकाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। T कोशिकाएं मतलब क्या है? T हेल्पर सेल्स हैं, T लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं, वो सभी प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। अब ये सीधा सीधा उन कोशिकाओं को ही प्रभावित कर रहे हैं जो एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही हैं। एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो बहुत सारे लक्षण एक साथ आने लगेंगे। ये वायरस का मोटिव क्या होता है? ये वायरस शरीर के अंदर जाएगा और सीधा सीधा उन कोशिकाओं पे आक्रमण करेगा, उन कोशिकाओं को प्रभावित करेगा जो कि हमारे प्रतिरक्षा को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि T लिम्फोसाइड कोशिकाएं, T हेल्पर सेल्स जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। शरीर में किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा, कोई प्रतिरक्षी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर हो जाएगा। बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखने लगते हैं। इसीलिए एड्स का अभी तक कंप्लीटली क्यूरेबल
कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, हम इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां एक साथ आने लगती हैं। आपने देखा है कि अगर आपको एक से ज़्यादा बीमारियां एक साथ हों तो फिर उनका ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप मान लो किसी सर्जरी के लिए गए हैं, अब वहाँ पे अगर आपका बीपी हाई हो गया है तो डॉक्टर उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि आपका बीपी हाई है, हम आपकी सर्जरी कर देंगे, नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले वो क्या करते हैं, बीपी को नॉर्मल करते हैं, डाउन करते हैं, या शुगर लेवल अगर आपका हाई हो गया तो पहले वो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, देन वो आगे प्रोसीड करते हैं सर्जरी के लिए। अब ऐसे ही मान लो कोई 2-4 बीमारियां हैं जो पैरेलली आपको एक साथ हो रही हैं, तो उनको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। एड्स में यही होता है, बहुत सारी बीमारियां आपको एक साथ आ जाती हैं। जैसे हम प्लेग में देख रहे थे, कितने सारे लक्षण आपको देखने को मिले थे। अब एक इंसान में एक साथ इतने सारे लक्षण, इतनी सारी बीमारियां आ जाएंगी, तो कौन कौन सी बीमारियों को ठीक किया जाएगा। ठीक है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, मतलब इंसान का जो लाइफ स्पॉन है वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। एंटी रिट्रोवायरल एक वो आती है, मेडिसिन आती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है, जिससे हम एड्स को कुछ हद तक क्योर कर सकते हैं, कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मम्मी बुला रही, मम्मी को बोला करो कि मम्मी पढ़ लेने दिया करो, तुम ना गलती करते होगे, तुम अपना जो भी घर का काम है मम्मी से कहो, मम्मी हमें हमारा काम बता दो कि हमें ये काम करना है, सुबह उठो पहले काम निपटाओ, उसके बाद चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, हमने अपना काम कर दिया है, अब आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चाहे बात खाना खाने की हो, पानी पीने की हो, कुछ भी हो, है ना। अब आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपना काम हम सब निपटा के बैठा करो एकदम। एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ठीक है, भारत में यह बीमारी पहली बार बेटा कब आई थी, 1992 में आई थी। और कहाँ देखी गई थी सबसे पहले, गोवा में देखी गई थी भाई, कहाँ देखी गई थी, गोवा में, क्योंकि आपको भी पता है ये किस तरह की बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वैसे ये बीमारी सबसे पहले 1980 में देखी गई थी। सबसे पहले कब देखी गई थी, 1980 में देखी गई थी, आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, वहाँ से आपने देखा है गोवा में बाहर से भी लोग आते हैं, है ना, और इंडिया से तो लोग जाते ही हैं। तो इंडिया में पहली बार ये बीमारी 1992 में देखी गई थी, गोवा में देखी गई थी, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। RNA वायरस का मतलब क्या है कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होगा, RNA होगा। ठीक है, HIV वायरस कैसा है, एक प्रकार का RNA वायरस है। जैसे कि आपका कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस भी आपका क्या है, एक तरह का RNA। नींद रहा है, नींद आ रही है भाई, इसका तो कोई इलाज नहीं है, आप लोग सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। एड्स क्या है, रक्त असुरक्षित या असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण फैलता है। कैसे फैलता है, नॉर्मली लोग पूछते हैं मैम नॉर्मली टच करने से क्या एड्स फैल सकता है, नॉर्मली टचिंग से एड्स नहीं फैलता है। कैसे फैलता है, किसी फ्लूइड का एक्सचेंज होना। ठीक है, किसी फ्लूइड का जब एक्सचेंज होता है, संक्रमित व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है उससे उसका कोई फ्लूइड हो, कोई बॉडी फ्लूइड, जैसे कि सलाइवा है, ठीक है, या फिर ब्लड है, या फिर सीमेन है, वो अगर ट्रांसफ़र होगा किसी हेल्दी पर्सन में तो वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, मान लो कोई व्यक्ति है जो कि HIV पॉजिटिव है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है हेल्दी पर्सन में, तो वो भी क्या हो सकता है, HIV पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, मान लो कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के साथ इंटीमेट कर रहा है, कॉर्टियस कर रहा है, तो उसको भी एड्स हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि सेम निडल यूज़ कर लिया, मान लो निडल यूज़ किया है HIV इन्फेक्टेड पर्सन के लिए, फिर वो नॉर्मल के लिए यूज़ कर लिया है, तो इस केस में हो सकता है। अगली चीज़ क्या है कि मान लो कोई प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, कोई गर्भवती महिला है, वो HIV पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि मदर और फीटस दोनों कनेक्टेड होते हैं प्लेसेंटा अपरा के माध्यम से। तो मदर से बॉडी फ्लूइड, मदर का न्यूट्रिशन बच्चे में जाता है, ठीक है, अब फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब बच्चा भी क्या हो सकता है, HIV पॉजिटिव हो सकता है। एड्स फैलने के ये कुछ कारण हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे समाज में एड्स को लेके एक बहुत ही मिथ हुआ था, बहुत ही मिथ मतलब भ्रम था लोगों के बीच में कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मल टच करने से फैलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एड्स वाले लोग बीमारी
एड्स बीमारी जिन लोगों को पहले हुआ करती थी उनका अलग बना दिया जाता था सिस्टम कि भाई इनको एड्स है, ये इनका स्थान है, ये इनके बर्तन हैं और ये सब कुछ है, आज से ये यहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, एड्स बीमारी जो है वो छूने ऊने से नहीं फैलती है, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन से फैलती है। जब कोई लिक्विड है ना, किसी भी तरह के जब फ्लूइड का एक्सचेंज होता है तो एड्स बीमारी फैलती है। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। टीबी का तो कम्प्लीटली क्यूरेबल है, टीबी कम्प्लीटली उसका इलाज है बाकायदे, है ना, तो टीबी तो ठीक हो सकती है। सीवियर मत होने दीजिए उसको। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है डॉक्टर स्पेशलिस्ट को विजिट करिए, स्पेशली जो लंग्स स्पेशलिस्ट हैं उनको विजिट करिए, बढ़िया प्रॉपर चेकअप कराइए, मेडिसिन लीजिए अच्छे से, वो ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ टीबी डिपार्टमेंट है, दिखा दीजिए आके, कोई दिक्कत नहीं है। आगरा SNMC। चलो आ जाओ, डेंगू की बात कर लेते हैं। डेंगू में क्या होता है बेटा, इसे हम हड्डी तोड़ बुखार बुखार भी कहते हैं। भाई हड्डी तोड़ बुखार कहने का मतलब क्या है, डेंगू फीवर जब होता है तो उसमें हड्डियों बहुत ज़्यादा, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा जोड़ होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है बेटा, इसमें जो रक्त प्लेटलेट्स हैं जो कि ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं, जो कि एक रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त के अंदर पाई जाती हैं और ये रक्त को जमाने में मदद करते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगती है, उनकी संख्या कम होने लगती है। अगली चीज हम पोलियो देख लेते हैं। पोलियोमाइटिस, पोलियोमाइटिस लकवा जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही घातक बीमारी है। और घातक तो है ही, वो छोड़ो, चलो ये बता दो कि ये बीमारी कैसी है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, हेलमिन्स डिजीज है, प्रोटोजोन्स डिजीज है? इसका आंसर मुझे चाहिए है। डेंगू से बच के रहिएगा, उसमें प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाती हैं एकदम से। मिनिमम प्लेटलेट्स हमको चाहिए होते हैं 150 लाख, 1 लाख एवरेज भी रहता है, कोई 1 लाख में ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। 1000 में भी चली जाएगा तो भी रिकवर हो जाएंगी चीज़ें। कुछ लोगों में पता चलता है 30,000 प्लेटलेट्स बचे हुए हैं, 40,000 प्लेटलेट्स बचे हुए हैं। नॉर्मल काउंट अगर बताई जाए हेल्दी पर्सन की 150 होता है, ठीक है, 150। और हाईएस्ट कितना होता है ये 350, ठीक है, 150 से 350 या 3 लाख काउंटिंग रहती है इनकी। चलो, पोलियोमाइटिस जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। गुड, प्रियंका विशाल वायरस। हेमलता, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं मम्मी, मेरा मतलब मम्मी से था ही नहीं, मेरा मतलब तो तुमसे था। मैंने मम्मी के लिए तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो तुमसे बोला है तुम्हारा जो काम है उसको निपटा के बैठा करो, तो मम्मी वैसे ही नहीं डिस्टर्ब करेंगी। चलो आ जाओ। हाँ बिल्कुल जा सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी की केयर करिए, है ना। चलो, इसमें क्या होता है, लसिका तथा तंत्रिका क्षेत्र प्रभावित तो होता है। अच्छा, पोलियो में आपने देखा है ना, लोगों का नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट है, आपकी मसल्स जो है, आपकी बोन्स जो है वो लॉक हो जाती हैं। जैसे आपने देखा ना लकवा में कि किसी का मुंह टेढ़ा होगा, किसी का हाथ काम ही नहीं कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम जहाँ पे डैमेज होने की बात आएगी वहाँ पे आपकी बॉडी फंक्शन खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के जो सारे के सारे कार्य हैं उनको कौन संभाल रहा है बेटा, तंत्रिका तंत्र, आपका ब्रेन हैंडल कर रहा है, ठीक है। कौन हैंडल कर रहा है, ब्रेन हैंडल कर रहा है। पोलियो ड्रॉप की खोज की अगर हम बात करें, सबसे पहले पोलियो ड्रॉप की बात हो रही है यहाँ पे, ड्रॉप और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ड्रॉप मतलब क्या है, ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में आपको दिया जाता है। ड्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो एडवर्ड ब्रूस सेविन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियोमाइटिस के लिए सबसे पहले ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप यानी कि लिक्विड फॉर्म में इसका ट्रीटमेंट ढूंढा था, जो कि छोटे बच्चों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर पहले से शरीर में इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध में प्रतिरक्षी नहीं होंगी तो इस बीमारी का सूक्ष्म जीव जब शरीर के संपर्क में आएगा तुरंत अपना प्रभाव दिखाएगा, और इसका प्रभाव इतना घातक हो सकता है बहुत बार कि मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए सरकार ने, जब ये पोलियो ड्रॉप की डिस्कवरी हो गई थी तो सरकार ने एक नियम बनाया था कि जो छोटे बच्चे हों उनको क्या किया जाए, ड्रॉप के फॉर्म में ये दिया जाए, जिससे कि बच्चे पहले से इस प्रतिरक्षा
इस सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए तैयार है। जो घातक बीमारियां हैं उनके लिए बचपन में ही क्या कर दिया जाता है, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं, है ना। वैक्सीनेशन टीकाकरण होता है बचपन में। वो बचपन में आपको जो टीके लगते हैं वो वही लगते हैं घातक बीमारियों वाले, जिससे कि आप जब बड़े हो ना धीरे धीरे बच्चों में इम्यूनिटी क्षमता कम होती है। अब बच्चों को मान लो क्या हो गया, कोई घातक बीमारी हो गई तो वो जल्दी से क्योर नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर दिया जाता है, उनको टीकाकरण कर दिया जाता है। बचपन में आपको कई सारे टीके वीके लगते रहते हैं छोटे छोटे बच्चों को। जबकि अगर हम पोलियो के टीके की बात करेंगे तो टीका की खोज किसने की है, जोनस सॉल्क नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है, पोलियो के टीका यानी कि वैक्सीनेशन की खोज की थी। आगे हम चलते हैं तो 27 मार्च 2024 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। ठीक है, बहुत पहले से ये चला आ रहा था पोलियो ड्रॉप वैक्सीनेशन। तो 2014 तक WHO एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, बीमारियों पे विश्लेषण करती है। और जब WHO ने 2017 में भारत में पोलियो का विश्लेषण किया तो उसने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। अगला क्या है बेटा, स्मॉल पॉक्स जिसको हम चेचक बोलते हैं। चेचक में क्या होता है, त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा प्रभावित होती है। इन्हें मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती होगी, ये मेरे हैंड राइटेड नोट्स हैं तो इन्हें मेरी राइटिंग समझने में दिक्कत होती होगी। इसमें क्या होता है, त्वचा प्रभावित होता है। अच्छा आपने देखा ना चेचक में क्या होता है, ऐसे स्किन के ऊपर रैशेस से हो जाते हैं, दाने दाने से हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। चेचक के टीका की खोज की जाएगी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जितना स्टार मार्क कर सकें कर लें। चेचक के टीके की खोज की अगर हम बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। आगे अगर हम चलेंगे, हेपेटाइटिस जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। हेपेटाइटिस क्या बताया था आपको, पीलिया का सीवियर रूप। जो पीलिया होता है जॉन्डिस होता है जिससे लिवर अफेक्टेड होता है, उसी हाँ यहाँ भी देखिए सेम चीज़ लिखी गई है। यह क्या है, RNA वायरस से होता है। हेपेटाइटिस जो है वो किससे होता है, RNA। इसका जो वायरस है, पहली बात हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है, दूसरी बात ये STD भी है, ठीक है। और इसका जो वायरस होता है वो RNA वायरस होता है। इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा अंग होता है बेटा, यकृत होता है। आपको बताया था ना जॉन्डिस यानी कि पीलिया का सीवियर रूप जो होता है, घातक रूप जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। टिटनेस जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, आई थिंक आपको वहां पे मैंने नहीं बताई थी जब मैं बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा रही थी। चलिए, टिटनेस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसको हम क्या बोलते हैं, धनुष्टंकार बोलते हैं, धनुष्टंकार, ठीक है, धनुष्टंकार। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लॉकजॉ भी कहते हैं। टिटनेस में होता क्या है, यह बीमारी पहली बात तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई जो कि एक क्या है, जीवाणु है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो कि एक जीवाणु है। इस जीवाणु के माध्यम से होती है। इसमें मांसपेशियां और नसें प्रभावित होती हैं। क्या क्या प्रभावित होता है, मांसपेशियां और नसें। टिटनेस में क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो जब कॉन्ट्रैक्शन, शिथिलन और संकुचन करती हैं तो उनमें क्या होता है बेटा, अचानक से संकुचन होता है। और संकुचन होता है मतलब फिर वो शिथिलन नहीं कर पाती हैं, संकुचित होती हैं और वैसे ही रह जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉकजॉ बोलते हैं, टिटनेस बोलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो डिफ्थीरिया जो कि वापस से आपकी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक बहुत अच्छी है, अभी याद नहीं है क्या है, डिप्टी कुटनी काशी में है, हाँ ये ट्रिक है। और इसके पीछे की एक कहानी है। लास्ट टॉपिक है, टाइम हो गया है, लास्ट टॉपिक है, कल टेस्ट होगा, कल सभी लोग, हाँ अच्छा क्वेश्चन भी है आगे, चलो क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, आज हम लास्ट पढ़ लेते हैं डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज कि डिफ्थीरिया में श्वसन अंग प्रभावित होते हैं, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अफेक्टेड होता है। बैक्टीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी नामक बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है, बीमारी होती है। इससे बचने के लिए DPT टीका दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, DPT टीका देते हैं। अब इस DPT की फुल फॉर्म क्या है, ये जो DPT वैक्सीन आपको दी जाती है ये आपको 3 बीमारियों से बचाने का काम करती है। पहला डिफ्थीरिया है, दूसरा टेटनेस है, तीसरा क्या है, पर्टूसिस है यानी कि कुकर खांसी है। इन तीनों बीमारियों से बचाने का एक वैक्सीन आपको दिया जाता है जिसका नाम है DPT। 3 बीमारियों से बचा रहा है, ठीक है।
बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। इन डिप्थीरिया द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड, इट इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड, कोरिनी वायरस नहीं होगा, कोरिनी बैक्टीरिया होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? अच्छा हुआ देख लिया है ना, कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी, ठीक, बैक्टीरिया डिप्थीरी। डीपीटी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन? क्योंकि एक वैक्सीन जो कि एक साथ 3 बीमारियों को क्योर करेगी, एक वैक्सीन जो कि एक साथ, हाँ, एक बीमारी, सॉरी, एक वैक्सीन जो कि एक साथ 3 बीमारियों को क्योर करेगी, जिसमें डीपीटी, तीनों का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि डीपीटी में जो पी वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो टी वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो डी वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए D4 क्या है? डिप्थीरिया है। पी से क्या है? परटूसिस है, परटूसिस मतलब काली खांसी, और टी से क्या है? टिटनेस है। ठीक है, हाँ, गुड। आगे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम कल करेंगे, अभी हमारा समय खत्म हो रहा है। और कल आप सभी बच्चे स्कोर बूस्टर टेस्ट की तैयारी करके आएंगे। ठीक है, कल क्या करेंगे? आप सभी बच्चे स्कोर बूस्टर टेस्ट की तैयारी करके आएंगे। कल हम प्रश्नों के साथ मिलेंगे और उसके बाद फिर हम अपना एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ शादी।